चलिए देखिए, जैसा का थंबनेल में आपने देख ही लिया है, भौतिक विज्ञान के पार्ट 1। ठीक है, हम धीरे धीरे एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और स्पीड से कंप्लीट करेंगे ताकि हमें रिवाइज करना है। इसे 1 लाइनर क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाती है? भौतिक विज्ञान। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मात्रक। हम मात्रकों की चर्चा करेंगे इस टॉपिक में। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को हम क्या कहते हैं? मात्रक। ओके, मापन का जो निर्देश होगा, जैसे हम मापेंगे वही हमारा मात्रक कहलाएगा। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। नंबर एक मूल मात्रक। मात्र 2 प्रकार के, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, मूल मात्रक वो होते हैं जो मेन मात्रक होते हैं। ठीक है, उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। और मूल मात्रकों की सहायता से जो मात्रक बनाए जाते हैं उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। चलिए अगला, ऐसी पद्धति में एसआई का पूरा नाम क्या है? तो एसआई का पूरा नाम है सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, एक होता है अगला पॉइंट, एसआई पद्धति में मूल मात्रक कितने होते हैं? तो एसआई पद्धति में मूल मात्रक हैं 7 और इन 7 से ही व्युत्पन्न मात्रक बनाए गए हैं। अगला, एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक। देखिए, मात्रा वो राशियाँ होंगी जो न्यूनतम होंगी, तो लंबाई न्यूनतम मीटर से नापी जाती है। मीटर, ठीक है, एम हो गया मीटर, इसका संकेत हो गया एम। एसआई पद्धति में द्रव्यमान का मूल मात्रक और संकेत तो किलोग्राम होता है और केजी से संकेत करते हैं। एसआई पद्धति में समय का मात्रक होगा सेकंड, इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। एसआई पद्धति में ताप का मात्रक केल्विन होता है, इसे के से प्रदर्शित करते हैं। सेल्सियस नहीं होता है, ध्यान रखना है आपको। एसआई पद्धति में विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर होता है, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। एसआई पद्धति में ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक और संकेत कैंडेला होता है, इसे CD से प्रदर्शित करते हैं। अगला, एसआई पद्धति में पदार्थ का परिमाण मूल मात्रक संकेत, मूल मात्रक होता है मोल और संकेत MOL। एसआई पद्धति में मूल मात्रक कितने होते हैं? जो संपूरक मूल मात्रक 2। ठीक है, संपूरक मूल मात्रक 2 होते हैं। ठीक है, मूल मात्रक होते हैं 7। इसमें एक होता है समतल कोण, दूसरा है घन कोण। समतल कोण, घन कोण, तो क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, कौन सा संपूरक मात्रक है? तो समतल कोण और घन कोण। अगला, एसआई पद्धति में समतल कोण का मूल मात्रक संकेत है इसका, इसे रेडियन, इसे RAD, रेड से। ठीक है, समतल कोण का मात्रक है रेडियन और RAD से। एसआई पद्धति में मूल मात्रक अर्थात इसमें घन। ठीक है, ये संपूरक मात्रक हैं, इसमें इसका संकेत है रेडियन। वो रेडियन था, ये स्टेरेडियन है, इसे SR से। ठीक है, घन में स्टे लग जाता है। एसआई पद्धति में ताप का पुराना मात्रक सेल्सियस। ठीक है, और एसआई पद्धति में, ठीक है, एसआई पद्धति में केल्विन भी है। ठीक है, धन्यवाद। अगला, एसआई पद्धति में ताप का नया मात्रक डिग्री सेल्सियस। ताप का नया मात्रक डिग्री सेल्सियस। एसआई पद्धति में ताप का पुराना मात्रक, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। ये दोनों ही नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अगला, एसआई पद्धति में आवृत्ति का पुराना मात्रक, आवृत्ति यानी कंपन प्रति सेकंड CPS। एसआई पद्धति में आवृत्ति का नया मात्रक हर्ट्ज। ठीक है, और इसे HZ से दर्शाते हैं। एसआई पद्धति में ज्योति तीव्रता
कैंडिला, इसे सीपी से दर्शाते हैं, इसे ध्यान रखना है। इसमें सीपी दे दें तो आप भटक जाएंगे, ठीक है। मूल मात्रक, मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए गए मात्रकों को हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। बहुत लंबी इकाइयों को नापने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? प्रकाश वर्ष की। जैसे सूर्य से चंद्रमा की दूरी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15, ठीक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक कितने मीटर के तुल्य होता है? तो 3.08 × 10⁻16 मीटर के बराबर। भौतिक विज्ञान में CGS पद्धति का पूर्ण रूप क्या है? C से सेंटी, G से ग्राम और सेकंड, ठीक है। बल का मात्रक CGS पद्धति में डायन होता है। बल का मात्रक SI पद्धति में न्यूटन होता है। एक न्यूटन में कितने डायन होते हैं? तो 10⁻5 डायन होते हैं। अब ये कहे कि 5 न्यूटन को डायन में बदलिए, ठीक है, तो 10⁻5 हो जाएगा उसमें मल्टीपल। कार्य का मात्रक SI पद्धति जूल, ठीक है, जूल है SI पद्धति से। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? तो 10⁻7। भौतिक विज्ञान में वह छोटी और बहुत बड़ी राशियों को मापने को इसकी घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो 10 की घात के रूप में कोई भी राशि है, हम उसे मापेंगे तो उस पर घात जो लगाई जाती है वो किस पर लगाई जाती है? 10 पर। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻10 मीटर के। एक माइक्रो कितने मीटर के बराबर होता है? 10⁻6 के। 10⁻18 का विशेष नाम या प्रतीक इसे कहते हैं एक्सा, इसे ई से दर्शाते हैं 10⁻18 को, ठीक है। अगला कुछ और भी हैं घात रूप, इन्हें हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए, पहला है 10⁻15, 10 पेंटा कहेंगे इसे। 10⁻12 टेरा कहेंगे। 10⁻9 गीगा होता है। 10⁻6 मेगा होता है, ठीक है। और 10⁻3 किलो हो जाता है, ठीक है। 10 यानी 1 किलो को हम 10⁻3 के हिसाब से लिखते हैं। और हेक्टो में 10⁻2 हो जाता है। और डेका में 10, 1 डेका में 10 यानी 1 पावर। और एटो यानी 10⁻−18 और एक्सा हो जाता है प्लस हो 10 हो यानी 18 ही हो तो एक्सा हो जाएगा, ठीक है। और माइनस आ जाए तो एटो हो जाएगा। अगला 10⁻15 तो फेमटो हो जाएगा। अगला 10⁻12 तो पिको हो जाएगा, पिको। 10⁻9 तो नैनो हो जाएगा, ठीक है, नैनो हो जाएगा। 10⁻6 तो माइक्रो हो जाएगा, इसे यू लिखते हैं। 10⁻3 तो मिली हो जाएगा। 10 ठीक है 2 तो इसे सेंटी लिखते हैं। और 10⁻−1 तो डेसी लिखते हैं, ठीक है। इन्हें आप ढंग से कंप्लीट कर लें, ठीक है। ये हम जानते हैं 10⁻1 लगा दें तो डेसी हो जाता है। 10⁻−2 तो सेंटी हो जाता है। 10⁻−3 तो मिली हो जाता है। 10⁻6 तो माइक्रो हो जाता है। 10⁻9 तो नैनो हो जाता है, ठीक है। इसी तरीक़ा से आप कंप्लीट करें। अगला टॉपिक है गति। हम इसी गति को भी हम इसी में ही कंप्लीट कर ले रहे हैं, ठीक है। इसमें भी इसके क्वेश्चन हैं, कम है, ज़्यादा नहीं है। जिस विज्ञान या जिन भौतिक राशियों को पूर्णतः निरूपित करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, वहाँ अदिश राशि होती है। अ माने नहीं, दिश माने दिशा, जहाँ दिशा की जरूरत ना हो, ठीक है।
जहाँ दिशा की ज़रूरत न हो वहाँ हम अदिश राशि होती है। जिन भौतिक राशियों में और जिन भौतिक राशियों में दिशा की ज़रूरत होती है वहाँ सदिश राशि, ठीक है, दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, वहाँ सदिश राशि कहलाती है। चलिए अगला बोल। अदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जिनमें दिशा की जरूरत नहीं होती, अमान्य नहीं, दिशमन दिशा ऐसे समझें। द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप, बल, दाब, दूरी, ठीक है। सदिश राशियों के उदाहरण और भी हैं, ठीक है, वो आदिश के थे। वेग, विस्थापन, बल, आवेग, संवेग, त्वरण, बल, आघूर्ण। देखिए इन सब को याद करने के लिए एक शब्द है विभित्वाभास, ठीक है, इस शब्द को याद कर लीजिए। विभित्वाभास। तो देखिए भास, और यहाँ पर सा को हम ये वाला सा समझेंगे, ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे भास में ऐसे लिखा जाता है, लेकिन ये वाला सा समझेंगे। लेकिन देख वेग आ गया, विस्थापन आ गया, ठीक है, बल आ गया, बल आ गया, भी, तो इसमें बाहर से बाहर भी आ जाएगा, ठीक है, और भी जो है, लेकिन दाने अच्छा ता से आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा इसका, ठीक है, बल, आघूर्ण वगैरह ये सब बा से ही आ गए, वाह, ठीक है, विभित्वाभास। और भी इसमें इससे शब्दों से ये आते हैं, ठीक है, वो सा से संवेग, ये इधर संवेग आ गया, ठीक है। तो इसमें जो भी शब्द आ जाएंगे वो सभी और सा से सदिश, सा से संवेग, सा से सदिश, और सा से और भी राशियाँ आएंगी, समय नहीं, ठीक है। तो इसमें सभी ये राशियाँ सदिश राशियाँ हो जाएंगी, लेकिन ऐसे ना याद करें तो इनको ऐसे याद कर लें, ठीक है। किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की, ठीक है, वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की तय किए गए मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं? उसे दूरी कहते हैं। दूरी सदैव किस प्रकार की होती है? हमेशा धनात्मक होती है, ध्यान रखेंगे, ऋणात्मक दूरी नहीं होगी। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच लंबवत यानी न्यूनतम दूरी वो क्या कहलाती है? विस्थापन। यहाँ से वहाँ तक गया तो विस्थापन होगा, यानी विस्थापित हो गया। चलिए अगला, विस्थापन का एसआई मात्रक, ठीक है, क्या होता है? मीटर होता है। विस्थापन किस प्रकार का हो सकता है? विस्थापन धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य भी हो सकता है विस्थापन, इसका ध्यान रखना। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? उसे चाल कहते हैं। एक सेकंड में कितनी दूरी तय कर ले उसे चाल कहेंगे। चाल कितने किसके बराबर होती है? तो दूरी बट्टे समय। चाल का सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो वही है। चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी सबसे न्यूनतम राशि लेते हैं इसमें, ठीक है। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? वेग। एक निश्चित दिशा में, दिशा उसकी निश्चित होगी तो वेग कहलाएगा, अन्यथा तो वो चाल है ही है, ठीक है। चाल और वेग में इतना ही अंतर होता है, वेग में दिशा निश्चित होती है। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, जो कि चाल का भी होता है मीटर प्रति सेकंड। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। अच्छा, किसी वस्तु का जो वेग हो रहा है और चलते चलते उसमें परिवर्तन आ जाए तो उसे ही त्वरण कहते हैं, ठीक है। त्वरण, त्वरण का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड, बात वही है सभी। यदि समय के साथ किसी वस्तु का वेग घटता है तो वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, और ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है? इसे मंदन कहते हैं, ठीक, मंदन कहते हैं। चलिए अगला, जब कोई वस्तु
जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति क्या होती है? तो वृत्तीय होती है। यदि वृत्ताकार मार्ग पर गति करती हुई वस्तु एक समान चाल से गति कर रही है तो उसकी गति को क्या कहेंगे? उसकी गति को कहेंगे एक समान वृत्तीय गति। एक समान कर रही है इसलिए एक समान गति, यह है वृत्तीय, तो वृत्तीय लगा देंगे। समरूप वृत्तीय गति किस प्रकार की होती है? त्वरित गति। समरूप यानी समान, एक ही समान गति है तो उसे त्वरित गति भी कह सकते हैं। वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण, वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलने वाली रेखा या मिलाने वाली रेखा एक सेकंड में कितने कोण घूमती है? जितने कोण भी घूमती हो उसे उस कण का क्या कहते हैं? कोणीय संवेग, सॉरी कोणीय वेग कहेंगे। जितने कोण वो घूम जाएगी, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कैसे वृत्त होता है और उसमें कोणीय संवेग, कोणीय वेग ऐसे निकालते हैं जितने अंश पर घूम जाता है, ठीक है। यहाँ पर केवल हमें सामान्य विज्ञान की ही कंप्लीट करना है इसे। अगला, कोणीय वेग के प्रकट किससे प्रकट किया जाता है? तो ओमेगा से, यानी दर्शाया जाता है, इसे ओमेगा कहते हैं। रेखीय चाल किसके गुणनफल के बराबर होती है? रेखीय चाल बराबर कोणीय चाल इंटू त्रिज्या, कोणीय चाल इंटू त्रिज्या, ये सूत्र लगता है रेखीय चाल का। अगला, भौतिक का पिता, भौतिक का पिता किसे कहा जाता है? तो न्यूटन को, न्यूटन को कहा जाता है। न्यूटन के गति के नियम किस पुस्तक में प्रतिपादित किए गए थे? वो पुस्तक थी प्रिंसिपिया, प्रिंसिपिया नामक की पुस्तक थी। इसमें न्यूटन के पहला, दूसरा और तीसरा तीनों नियम दिए गए थे। न्यूटन की किस पुस्तक में गति के नियम प्रतिपादित थे और कब हुए थे? तो 1687 में, 1687 में इनके प्रिंसिपिया पुस्तक से ये प्रतिपादित हुए थे। चलिए अगला, न्यूटन के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे गैलीलियो के नियम नाम से भी जाना जाता है, या गैलीलियो का, ठीक है, समीकरण। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जड़त्व। यानी कोई बाहरी बल लग रहा है फिर भी अपनी समान वो अवस्था बनाए हुए है, उसे जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? तो स्थिरता की कहें या बल की परिभाषा मिलती है, ठीक है। वह है बाह्य कारक जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, ठीक है, उससे बल कहते हैं। बल की परिभाषा है, ठीक है। MKS पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान गुणा त्वरण का। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, यानी F बराबर कह सकते हैं हम m इंटू ए, ठीक है। त्वरण को A से दर्शाते हैं। चलिए अगला, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में हो तो उसका वेग कितना होगा? 0 होगा। यदि कोई पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है तो उसका वेग 0 हो जाएगा, ठीक है। और दोनों ही समय उसका वेग 0 होगा। अगला, यदि कोई पिंड या वस्तु समान वेग से गति कर रही है तो उसका त्वरण क्या होगा? तो उसका त्वरण 0 होगा। एक व्यक्ति दीवार को धक्का लगा रहा है, ठीक है, धक्का देता है और विस्थापित करने में असफल हो जाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? 0, ठीक है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके भार में क्या होता है? भार में कमी आ जाती है। और कितनी कमी आती है? 1/,
हाँ 1/6 की। अगला, ठहरी हुई मोटर रेलगाड़ी अचानक से चलने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा किसके कारण होता है? ये जड़त्व के कारण होता है। चलती हुई मोटर कार अचानक रुक जाने से बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ये किसके लिए किस कारण होता है? ये भी जड़त्व के कारण होता है। जड़त्व का नियम, इसे न्यूटन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। तो कम्बल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण किस कारण से छटक करके दूर गिरते हैं? तो ये जड़त्व का ही कारण है। ठीक है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? देखिए, द्रव्यमान और वेग, ये दो बातों का गुणा हो रहा है, उसे संवेग कहेंगे। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग का मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। चलिए अगला, नेक्स्ट। किसी के विपरीत प्रतिक्रिया का होना किसका नियम है? तो ये न्यूटन का तृतीय नियम है। ठीक है, विपरीत क्रिया का होना। और विपरीत कैसे होती है? जैसे बंदूक से गोली चलाने पर चलने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है, किसका नियम है? ये न्यूटन का तृतीय नियम है। जैसे और भी है, जैसे आप नाव में हैं और नाव से किनारे पर कूदने पर नाव का पीछे की ओर हट जाना, यानी पैरों से आपको बल लगेगा उस पर, तो यह भी क्रिया प्रतिक्रिया नियम है। यह न्यूटन का तृतीय नियम है। रॉकेट को उड़ाने में कौन सा नियम लगता है? तो नियम की बात पूछता है तो न्यूटन का तृतीय नियम, और सिद्धांत पूछे तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत होता है। ठीक है, चलिए अगला। यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। यह किस सिद्धांत को निरूपित करता है? संवेग संरक्षण का। देखिए फिर समझ लीजिए, यदि कणों के किसी समूह का या निकाय का कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। किस सिद्धांत के आधार पर नियत रहता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। बल तथा समय के गुणनफल को क्या कहा जाता है? उसे आवेग कहा जाता है। ठीक, अगला पॉइंट है, आवेग किसके बराबर होता है? तो संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। किसके बराबर? संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। आवेग का मात्रक न्यूटन, यानी NS, न्यूटन सेकंड। आवेग की दिशा किसकी दिशा के समान होती है? तो बल की दिशा के। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर चलती है, जब कोई वस्तु है और वो वृत्ताकार पथ पर चल रही है, ठीक है, चल रहती है, तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। उस बल को क्या कहा जाता है? तो उसे अभिकेंद्री बल कहा जाता है। किसी बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चलती, तो वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चलती, अभाव होगा तो वो अभिकेंद्री बल होगा, और चलेगी तो किसकी वजह से चलेगी? अभिकेंद्री बल की वजह से। तो अभिकेंद्री बल का सूत्र भी हमें मालूम होना चाहिए। तो अभिकेंद्री बल का जो सूत्र है वो F बराबर mv²/r। अच्छा, m इसमें क्या है? m द्रव्यमान है, वो भी चाल है, r दर है। ठीक है, अब ऐसे ही कोई क्वेश्चन बना करके दे दे तो आप इसी सूत्र में रखिए और कंप्लीट कर लीजिए कि 20 किलोग्राम का एक द्रव्यमान कोई पिंड 20 किलोमीटर या 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 25 या 10 मीटर के घेरे में घूम रहा है, ठीक है, तो उस पर लगने वाला बल बताइए, केंद्र की ओर कितना बल लग रहा है। तो F बराबर mv²/r, इसका ध्यान रखना है। चलिए अगला, ऐसे बल जिन्हें
परिवेश में किसी पिंड के संबंधित नहीं किया जा सकता क्या कहलाते हैं? ऐसे बलों को हम छदम बल या जड़त्वीय बल कहते हैं। ठीक है, किसी पिंड से संबंधित नहीं होते, वो छदम बल कहलाते हैं। अपकेंद्री बल, ठीक है, अपकेंद्री बल किस प्रकार का बल है? तो अपकेंद्री बल एक छदम बल है। अब अपकेंद्री बल क्या होता है? जैसे अपकेंद्री बल की दिशा क्या होती है? अभिकेंद्री बल के विपरीत। ठीक है, उसका केंद्र की तरफ या केंद्र से बाहर की ओर, ठीक है, बिल्कुल विपरीत होती है। अच्छा, ये लगता कहाँ है? जैसे दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर। यह होता है विपरीत। ठीक है, क्लियर हुआ? इससे ही अपकेंद्री बल को हम छदम बल भी कहते हैं। अगला, बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के प्रत्यय घुमाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? घुमाने की प्रवृत्ति को हम कहते हैं बल आघूर्ण। बल घूम रहा है, बल तो बल है ही, घूम रहा है तो आघूर्ण। ठीक है, किसी अक्ष के। अच्छा, बल आघूर्ण यानी टी के गुणनफल के तुल्य होता है, तो बल गुणा आघूर्ण भुजा के। अगला पॉइंट, बल आघूर्ण किस प्रकार की राशि है? तो ये एक बल आघूर्ण एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश। बल आ गया इसमें, ब यानी विविधत्वाभास। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? तो बल आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। क्या होता है? न्यूटन मीटर। 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है? तो 9.8 न्यूटन के। एक व्यक्ति लिफ्ट पर खड़ा है और यदि डोरी टूट जाती है तो उसे अपना भार कितना प्रतीत होगा? कम। जब लिफ्ट आती है नीचे तो उसको अपना भार घटता हुआ नजर आता है, महसूस होता है, लेकिन डोरी ही टूट जाएगी तो एकदम शून्य हो जाएगा उसका बल। ठीक है, सरल मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है सरल मशीन। चलिए अगला क्वेश्चन, सरल मशीन के उदाहरण। सरल मशीन होती हैं जिन्हें हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकें। तो उत्तोलक, घिरनी, अनंतल होता है, और स्क्रू, जैक। ठीक है, ये ऐसी छोटे से यंत्र होते हैं जिन्हें हम एक सुविधा से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। ऐसी सारी मशीनें वो है सरल मशीनें ही कहलाती हैं। ठीक है, छोटे छोटे यंत्र होते हैं लेकिन मशीन का कार्य करते हैं। एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर और सफलतापूर्वक घूम रही है, उसे क्या कहेंगे? उत्तोलक। क्या कहेंगे उसे? उत्तोलक। अब बात आती है उत्तोलकों की। तो उत्तोलक में कितने बिंदु होते हैं? 3 बिंदु होते हैं। एक होता है आलम्ब, दूसरा होता है आयास, फिर होता है भार। इस तरीका के तीनों अगर ये हैं बिंदु तो हमारा उत्तोलक क्लियर है। किस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है, उसे क्या कहते हैं? उसे आलम। हमने देखा है तराजू में एक तखरी का वो होता है, ठीक है, कोना, और दूसरा होता है। तो इस छड़ी को, ये छड़ी दोनों तरफ यानी ऊपर नीचे ये होती रहती है। ठीक है, इसे ही हम कहेंगे क्या? आलम यहाँ पर। ठीक है, ये बीच का होगा और यहाँ पर इस लकड़ी के बीच में, और ये लकड़ी चारों तरफ घूमती रहेगी ऐसे ऐसे। ठीक है, अगला आयाम। हाँ, उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? आयास। उसे आयास कहा जाता है। ठीक है, उत्तोलक के द्वारा जो बोझा उठाया जाता है अथवा लुढ़काया जाता है, हटाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? भार। ठीक है, भार। देखो, भार और आयास में अंतर है। उत्तोलक के उपयोग में लाने वाले जिस पर जो बल लगता है उसे तो हम कहेंगे आयास, और बोझा उठाने में और इसमें तो वो भार हो जाएगा। ठीक है,
अब जैसे उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो आपके सामने हैं, देखिए कंप्लीट करिए। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम वर्ग का उत्तोलक, द्वितीय वर्ग का उत्तोलक, तृतीय वर्ग का उत्तोलक। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये 3 प्रकार के उत्तोलक होते हैं। प्रथम वर्ग का उत्तोलक होता है जिसमें हम क्या करते हैं, प्रथम वर्ग के उत्तोलक में जैसे तोला है, हम एक तरफ दबाएं दूसरी तरफ उठ जाए। कैंची, ठीक है, कैंची है, हम एक तरफ दबाएं दूसरी तरफ दब जाए एक। ठीक है, पिलास है, सिड़ासी है, ठीक है, और कील उखाड़ने वाली जो इस तरीक़ा से वो होती है, ठीक है, कील उखाड़ने वाली, तो इसमें ये लगा होता है। तो एक तरफ दबाएंगे दूसरी तरफ उठ जाएगा दूसरा भाग। साइकिल का ब्रेक है, दबाएंगे दूसरी तरफ उठ जाएगा। हैंडपम्प, एक तरफ दबाएंगे दूसरी तरफ उठ जाएगा। तो ऐसी चीज़ें हमारे क्या हो जाएंगी, हाँ, ऐसी चीज़ें सभी हमारे प्राथमिक में आ जाएंगी, प्राथमिक उत्तोलक में। ठीक, द्वितीय वर्ग का उत्तोलक क्या होता है? द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में ये ऐसा नहीं होता है। द्वितीय वर्ग का उत्तोलक होता है उसमें हम एक तरफ दबाएंगे, ठीक है, और उसी तरफ ही दबेगा। जैसे सरौता आपने देखा है, इस तरीक़ा से होता है, तो उसमें ये जाकर के ये उसमें वो लगा होता है धारदार कोई हथियार, और इसे दबाते हैं इसी तरफ और इसी तरफ दब जाता है। ठीक है, सरौता नींव निचोड़ने वाली मशीन, ठीक है, ये भी है। और एक पहिए की कूड़ा ढोने वाली गाड़ी होती है, वो भी उसी तरफ होती है। ठीक है, तृतीय वर्ग का उत्तोलक होता है, उसमें देखेंगे चिमटा देख रहे हैं, लेकिन दबाते तो हम इधर हैं लेकिन दूसरी तरफ दब जाता है। ये तृतीय। हल हो गया, ठीक है, मनुष्य का हाथ हो गया, ये तृतीय वर्ग के उत्तोलक हो गए। इन्हें याद रखना भी बहुत ही जरूरी है, 1-2 बार इसे देख लें, ठीक है, तो याद भी हो जाएंगे। अगला, किसी श्रेणी के उत्तोलकों में किस श्रेणी के उत्तोलकों में आलम्ब यानी F और आयास E तथा भार W बीच में होता है तो प्रथम वर्ग के। ठीक है, अभी आपको बताया था इस तरीका के जो है तराजू होता है उसमें। प्रथम वर्ग के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ कितना होता है? तो 1 से लगभग 1 के बराबर और 1 से कम, इतना ही होता है। किसी श्रेणी के उत्तोलकों में आलम्ब तथा आयास के बीच भार होता है तो द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में होता है। अब ये क्या होता है आलम्ब और क्या होता है आयास और क्या होता है भार? तो भार तो आप जानते ही हैं, ठीक है, यानी बोझा, ठीक है, यानी यह भी कह सकते हैं कि उसका द्रव्यमान, ठीक है, भार हो जाएगा एक तरीक़ा से। आलम्ब होता है दूसरा वाला सिरा, आयास होता है बीच में। तो जिस तरीक़ा से ये है, ठीक है, और ये तराजू है तो ये हो गया आपका आलम्ब हो गया ये, ठीक है, ये आलम्ब हो गया, और ये वाला भाग हो गया आपका आयास, और दूसरा भाग हो गया यहाँ भार। ठीक है, इस तरीक़ा के होते हैं। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ कितना होता है? सदैव 1 से अधिक, और उसमें होता है प्रथम में 1 से अधिक और 1 के बराबर, 1 से कम, और सदैव 1 से अधिक होता है। ठीक है, किस श्रेणी के उत्तोलकों में आलम्ब और आयास बीच में होते हैं तो तृतीय वर्ग के में। ठीक है, तृतीय श्रेणी के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ सदैव कितना होता है? सदैव 1 से कम। ठीक है, अगला, वह बिंदु जिस पर परस्पर भार कार्य करता है, चाहे वह वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए, क्या कहलाता है? इसे गुरुत्व केंद्र कहते हैं। गुरुत्व केंद्र, वस्तु का भार किस दिशा में कार्य करता है? तो वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र के ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। ठीक है, ठीक नीचे की ओर कार्य करता है, गुरुत्व केंद्र के ठीक नीचे की ओर। चलिए अगला, ठीक है, गुरुत्व केंद्र पर वस्तु का भार किसके बराबर व कौन सा बल लगाया जाता है और वस्तु को संतुलित रखता है? तो ऊपरिमुखी बल लगाया जाता है।
यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति से थोड़ा विस्थापित किया जाए और बल हटाने की पुनः वह पूर्व स्थिति में आए जाए तो ऐसे संतुलित को क्या कहते हैं। तो ऐसे संतुलन को फिर समझिए क्वेश्चन को और कंप्लीट करिए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं यदि किसी थोड़ा एक मिनट, हाँ चलिए ठीक है। देखो, यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति से थोड़ा विस्थापित किया जाए, बल हटाते ही पुनः पूर्व स्थिति में आ जाए, ठीक है, तो ऐसी संतुलन स्थिति को क्या कहते हैं, स्थायी संतुलन। जैसे आपने गुब्बारा देखा है, गुब्बारे को आप दबाओगे तो दब जाएगा और बल हटा दोगे तो तुरंत वो वहीं जहाँ था वैसा ही हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति को हम स्थायी संतुलन कहते हैं। यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन अवस्था से थोड़ा विस्थापित करके छोड़ने पर, ठीक है, वह पुनः संतुलन की अवस्था में न आए तो उसे क्या कहते हैं, अस्थायी संतुलन। अब जैसे कोई और चीज़ है, आपने दबा दी और हाथ हटाया अपना, यानी प्रेशर हटाया लगाना, तो वो वस्तु वहीं रह गई। जैसे आप किसी कड़क प्लास्टिक को दबाएंगे, तो जैसे बोतल है, कड़क बोतल होती है प्लास्टिक की, उन्हें दबाएंगे तो फिर छोड़ देंगे तो वो वहीं के वहीं दबी रह जाएंगे, कम दबाएंगे तो वापस आ जाएंगे। तो मतलब वही स्थिति बनी रहे, बदले ना, लौट करके पहले वाली स्थिति में ना आए, तो अस्थायी संतुलन कहते हैं ऐसे को। अगला, यदि किसी वस्तु के संतुलन की स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करने पर उसका गुरुत्व केंद्र G उसी ऊंचाई पर बना रहता है तथा छोड़ने पर अपनी नई स्थिति में आ जाए, संतुलन हो जाता है, तो उसकी संतुलन व्यवस्था को क्या कहते हैं, संतुलन। तो उसकी संतुलन क्या कहलाएगा, उदासीन संतुलन। फिर समझिए, ठीक है, और इसे कंप्लीट करिए। पुनः यानी ये नई स्थिति में संतुलित हो जाए, ठीक है। फिर समझिए इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। यदि वस्तु के संतुलन की स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करने पर उसका गुरुत्वीय केंद्र यानी जो मिडिल पॉइंट है उसी ऊंचाई पर बना रहता है तथा छोड़ देने पर वस्तु अपनी नई स्थिति में संतुलित हो जाती है, तो उसका संतुलन क्या रहता है, उदासीन संतुलन। ठीक है, तब भी वही था लेकिन फिर भी वही है, ठीक है। इस वजह से उदासीन है, परिवर्तन नहीं हो रहा है। किसी वस्तु के स्थायी संतुलन की मुख्य शर्तें क्या होती हैं? स्थायी संतुलन की मुख्य शर्तें होती हैं, ठीक है, वस्तु का गुरुत्व केंद्र नीचे हो, ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरे, ये बातें होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। धन्यवाद, तब तक के लिए आप रिवाइज करें, ठीक है, स्पीड से कंप्लीट करें। धन्यवाद, ओके। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको फिर नई वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।